बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले जो मेरा चैनल है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस पर लाइक करें, उसको शेयर करें और उस पर कमेंट करें। थैंक यू। तो जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो हमने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को समझना है। तो स्टैटिस्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा। जब आपके पास एक रॉ डाटा होता है तो आप उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सबसे पहले उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरी टर्म को आप स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल अपने जो आप क्रिकेट मैच जो देखते हैं, इसी से अगर आप ले लें तो क्रिकेट मैच जब आप देख रहे होते हैं तो आपको सामने स्क्रीन पर तमाम जो क्रिकेटर्स हैं जो उनका आपको स्कोर दिखाई दे रहा होता है। जिस तरह क्रिकेटर आपका जो ए है, बी है, सी है, कि एक क्रिकेटर ने इतने स्कोर बनाए हैं, बी ने इतने स्कोर बनाए हैं, सी ने इतने स्कोर बनाए हैं। ठीक है। तो जो आपको वो प्रॉपर एक जो आपका डाटा ऑर्गेनाइज हुआ होता है, इस टर्म को आप स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। ये आपको बात क्लियर हो गई है। जिस तरह अगर आप ये एग्जांपल सामने लिखी हुई है, गवर्नमेंटल नीड फॉर सेंसस डाटा एज वेल एज इंफॉर्मेशन अबाउट ए वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोवाइडेड मच ऑफ द अर्ली इम्पीटियस फॉर द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। जिस तरह अगर आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपका जो मरदमशुमारी के दौरान डाटा कलेक्ट कर रही होती है। ठीक है। फिर आगे मुख्तलिफ रिसर्चेज़ में मुख्तलिफ आपकी जो रिसर्च हो रही होती है, तो उसमें जब आप वो डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, उसको प्रॉपर उस डाटा को लेके आप उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, तो इस पूरी टर्म को आप स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। उसके बाद हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स की दो ब्रांचेज हैं। फर्स्ट ब्रांच है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड ब्रांच है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समराइज द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा सेट। इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो यूज सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल। सेंट्रल टेंडेंसी में आप बेसिकली डाटा को लेते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। और इस टर्म को आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मीडियन, मोड होता है। वेरिएबिलिटी आप यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह होते हैं। इसके अलावा आप ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह आप आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको जो है आप डिटेल से देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट डाटा इन ए मीनिंगफुल वे। तो वही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप जो डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब अ सिचुएशन। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आप सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आपके डाटा की क्या सिचुएशन है। इट एक्सप्लेन टू डाटा विच इज़ ऑलरेडी नोन टू समराइज सैम्पल। आपको डाटा आपको जो पता होता है उसको आप इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके सैम्पल को समराइज कर होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूजेस वेरियस एनालिटिकल टूल्स टू ड्रॉ इन्फेरेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन यूजिंग सैंपल। तो आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में तो आप एक डाटा लेते हैं। ठीक है। उसको कलेक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में उसी डाटा पे आगे आप जो है उसको मज़ीद उस पर इस पर मुख्तलिफ टेस्टिंग या पॉपुलेशन लगा के उसकी डाटा पे इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, तो उसको आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स द टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट फोकस ऑन ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। वही बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपका जो कलेक्ट ऑर्गेनाइज डाटा होता है उस पर आप मुख्तलिफ टेस्टिंग या पॉपुलेशन या प्रोबेबिलिटी वगैरह लगा के उस डाटा की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, तो उसको आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो यूज़ प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप ये प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ करते हैं। तो ये आप मज़ीद आगे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कंपेयर टेस्ट एंड प्रिडिक्ट डाटा। ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपके पास अगर 2-3 डाटा सेट हैं तो उसको आप कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है। और प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। उन डाटा को, दोनों डाटास को आपस में उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। ठीक है। तो इसमें आप ये देख रहे होते हैं कि उसमें एरर, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कि आपके जो डाटा है उसमें एरर, चांस ऑफ एरर कितने हैं।
ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें उसमें देख रहे होते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स अटैम्प्ट टू रीच द कंक्लूजन टू लर्न अबाउट पॉपुलेशन दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द डाटा अवेलेबल, ठीक है। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आप डाटा की पॉपुलेशन जो आपका डाटा होता है उसकी आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, उनकी उसके कंक्लूजन तक आप पहुँचने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास अगर आपके पास दो मेडिसन्स हैं, ठीक है, दो मेडिसन्स हैं, उसका आप चेक कर रहे होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, कि किसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, ए के ज़्यादा या बी के ज़्यादा है, तो फिर आप उस पर जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगाते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू आपको पता चल जाता है कि ए मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है या बी मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर आप उसके जो आपका जो पॉपुलेशन डाटा सेट है उसकी कंक्लूजन तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। इस टर्म को आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं पॉपुलेशन एंड सैम्पल, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स हैं आपके, पॉपुलेशन एंड सैम्पल, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज़ ए कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन वेदर इनफिनाइट और इनफिनाइट, ठीक है। अगर आप सपोज कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उस रिसर्च में जो आपका जितना भी उसका रिसर्च के अंदर जितना भी आपकी उस ऑब्जर्वेशन का जो डाटा आता है वो आपकी पॉपुलेशन है। सपोज अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की सपोज आप BS पार्क स्टडीज़ डिपार्टमेंट पे कोई अगर रिसर्च कर रहे हैं तो आपकी BS जो पार्क स्टडीज़ है उसमें जितने भी आपकी स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, जितनी भी आपकी स्टूडेंट की तादाद है, वो सारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो उसको आप पॉपुलेशन कहते हैं कि जिस पे आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, जितनी ऑब्जर्वेशन का डाटा होता है, वो सारा आपका पॉपुलेशन होता है, ठीक है। इट इज़ डोनेटेड बाय कैपिटल N, आप पॉपुलेशन को कैपिटल N से डोनेट करते हैं और कैपिटल N को आप पॉपुलेशन साइज़ भी कहते हैं, ठीक है। जैसा एग्जांपल मैंने सामने लिखी हुई है, स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन में भी रियल सच एज हाइट ऑफ ऑल कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, और हाइपोथेटिकल सच एज ऑल पॉसिबल आउटकम फ्रॉम द टॉस ऑफ ए कॉइन। जिस तरह अगर आप कॉलेज स्टूडेंट ले लें तो अगर उसकी आप कॉलेज स्टूडेंट की हाइट चेक कर रहे हैं तो उस तमाम कॉलेज स्टूडेंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे आपके पॉपुलेशन होगी, ठीक है। या अगर आप एक कॉइन ले रहे हैं तो कॉइन में जो है आपके जितने भी आउटकम्स हैं, तो कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स होते हैं आपके पास कॉइन में, ठीक है। तो आपके पास कॉइन में जितने भी आउटकम होंगे 1 2 3 4 5 6, जितने भी 6 आउटकम है वो सारी आपकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद सैम्पल देख लेते हैं। सैम्पल इज़ ए पार्ट और ए सब सेट ऑफ पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन के अंदर से जो आपका पॉपुलेशन क्या होता है, जो आपका पूरा डाटा होता है, ठीक है, जो जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो उस ऑब्जर्वेशन का जो पूरा डाटा होता है वो पॉपुलेशन होती है। तो उस पॉपुलेशन के अंदर से जो आप छोटा सा एक पार्ट उठा रहे होते हैं वो सैम्पल होता है, ठीक है। तो सैम्पल इज़ डोनेटेड बाय स्मॉल n, ठीक है। तो सैम्पल को स्मॉल n से डोनेट करते हैं और स्मॉल n को आप सैम्पल साइज़ कहते हैं। समझ आ गई? अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह लूँ कि आपके पास एक सपोज चावल की प्लेट है, ठीक है। तो चावल की आपके पास अगर आपके पास एक चावल का पूरा देचका है, ठीक है, तो वो जो चावल का आपका पूरा देचका होगा, ठीक है, वो क्या होगा? आपका पॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो जब आप उस देचके के अंदर से अपने लिए एक छोटी सी प्लेट लेते हैं अपने लिए, तो वो जो आपकी अपनी प्लेट होगी, जो आप इतने बड़े से देचके में एक प्लेट ले रहे हैं, तो वो प्लेट आपकी सैम्पल होगी, ठीक है। पॉपुलेशन जो होता है वो आपका होल डाटा होगा और सैम्पल जो होगा वो आप जो उसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट उठा रहे हो, जो आप उसका छोटा सा एक पार्ट ले रहे होंगे वो आपका सैम्पल होगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी पॉपुलेशन और सैम्पल की ज़रा मुझे आप एग्जांपल्स बताएं, ठीक है। तो उसके बाद अब हम देख लेते हैं पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स। तो पैरामीटर क्या चीज़ है? जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं वो आपकी पैरामीटर होती हैं, जैसे कि आपका म्यू और सिग्मा स्क्वायर। ये आगे आप मुख्तलिफ चैप्टर्स में जब आगे चैप्टर्स आएंगे उसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, तो जो आपकी सैम्पल की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जैसे XR और कैपिटल S स्क्वायर, ठीक है। ये आप आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे मज़ीद तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल अ क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू अनदर इज कॉल्ड ए वेरिएबल, ठीक है। जब आपका एक ऑब्जेक्ट जो आपका वेरी कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको आप वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को आप X Y और Z से डिनोट कर रहे होते हैं। जैसा एग्जांपल है आपकी हाइट वेट ऑफ स्टूडेंट इनकम हाइट एंड वेट ऑफ स्टूडेंट इनकम या टेम्परेचर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ए फैमिली। जैसा आपकी हाइट स्टूडेंट की हाइट और वेट जैसा वेरी कर रही होती है, ठीक है। जैसा आप इनकम है, आपकी इनकम भी आपकी
वेरी कर रही होती है, टेम्परेचर आपका वेरी कर रहा होता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन ए फैमिली, ठीक है, नंबर ऑफ़ फैमिली में एक चिल्ड्रन भी वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को आप वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद कांस्टेंट, अ क्वांटिटी विच कैन अज्यूम ओनली वन वैल्यू और ऑब्जेक्ट कैन नॉट वेरी इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होता है उसमें आपका ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करता, तो उसको आप कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट को आप यूजली ए, बी और सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इस कांस्टेंट की जो एग्जांपल है पाई, जिस तरह पाई की वैल्यू 3.14 है, तो जिस तरह पाई की वैल्यू आपकी फ़िक्स है। कांस्टेंट में आपका ऑब्जेक्ट फिक्स होता है, ठीक है, वो वेरी नहीं करता। तो जैसा पाई की वैल्यू 3.14 है, तो ये आपकी वेरी नहीं कर रही, ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट है। जैसा ई की जो वैल्यू 2.71828 है, ये भी आपकी फिक्स होती है, वेरी नहीं करती, ये भी आपका कांस्टेंट है। तो वेरिएबल में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो वेरी कर रहा होता है, लेकिन कांस्टेंट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करता, ठीक है। तो उम्मीद है आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का जो है लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ आई है। अगर आपने कुछ पूछना है, अगर आपको कुछ क्लियर नहीं है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उससे रिलेटेड आपको गाइड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।